नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबरदार। आज पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण यानी अंतिम दौर का मतदान का कार्यक्रम चल रहा है। कुछ छिटपुट घटनाओं के साथ बड़े पैमाने पर लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया है और जहां इसके पहले चरण के मतदान में 93% का एक रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने बनाया था। आज के मतदान में भी लगभग वही रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। 3 बजे तक 60% से भी ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मतों का उपयोग कर लिया था। ऐसे में इस बार भी पश्चिम बंगाल में बम्पर मतदान की संभावना ही नहीं, वह सहजता प्रतीत होती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में आज हुए मतदान के ईवीएम साथ ही ईवीएम में तमाम प्रत्याशियों के जो 142 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं उनका भाग्य का फैसला होने के लिए 4 मई तक के लिए 4 मई को जब ईवीएम खुलेंगे और उसके परिणाम सामने आएंगे तब यह तय होगा कि इसमें कौन जीतता है, कौन हारता है और प्रत्येक नेताओं का व्यक्तिगत जीत या हार यह सुनिश्चित करेगी कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी जीतकर चौथी बार अपना मुख्यमंत्री बनते हुए पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 5 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले ज्योति बसु के रिकॉर्ड को तोड़ पाती के लिए अग्रसर होती है या नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ यह भी पता चलेगा कि बीजेपी जो लंबे समय से पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए तरस रही है उसकी यह अफलाहट इस बार भी समाप्त होगी या वैसे ही मन महसूस कर उसे पूर्व की तरह रहना पड़ेगा। वर्तमान चुनाव विधानसभा में 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव हो रहा है। इस लिहाज से अगर बीजेपी के नज़रिए से देखा जाए तो दक्षिण में केरल में इसने अभी तक एक भी विधायक बनाने में सफलता प्राप्त नहीं की है और बहुत हुआ इस चुनाव में यह अपने कुछ विधायकों को जिताने में सफल हो सकती है। दक्षिण के दूसरे राज्य तमिलनाडु जहां 4 मई को चुनाव परिणाम आने हैं वहां यह एआईएडीएमके के साथ चुनाव लड़ रही है और बहुत संभव है जिस प्रकार से पूर्व का रुझान रहता था तमिलनाडु का एक बार डीएमके और एक बार एआईएडीएमके, हालांकि डीएमके ने पिछले बार यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है और लगातार दूसरी बार भी सत्ता में आई है। तो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के लिए यही हो सकता है कि अगर एआईएडीएमके को बड़ी सफलता मिलती है और कुछ बीजेपी के नेता भी चुनाव में जीतते हैं तो एआईएडीएमके के नेतृत्व वाली सरकार बन सकती है। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की तो कोई बात ही नहीं। असम और पुडुचेरी में बीजेपी पहले भी सरकार बना चुकी है। ऐसे में इस बार भी अगर उसे सफलता मिलती है तो यह एक दोहराव मात्र होगा या असफल रहने पर भी वह वहां पहले सरकार बना चुकी है। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी के रणनीतिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मायने रखता है। एक तो उन्होंने जिस प्रकार से बीजेपी का विस्तार करते हुए इसे 21 राज्यों में अपनी सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की है और बंगाल में भी अगर सफलता प्राप्त हो जाती है तो यह बीजेपी को पैन इंडिया पार्टी का स्वरूप दे पाएगी और तब इसके बदौलत या 2029 ईस्वी में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस जीत की गरिमा गाथा गाते हुए अपने चुनाव जीतने के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो सकते हैं। वही ममता बनर्जी के लिए भी पश्चिम बंगाल का इस बार का चुनाव बहुत मायने रखता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह पश्चिम बंगाल में 4 बार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनकर
ज्योति बसु के रिकॉर्ड तोड़ने की ओर आगे बढ़ेंगी, बल्कि इसलिए कि वर्तमान समय में जो विपक्षी राजनीतिक गठबंधनों ने इंडिया अलायंस का निर्माण किया था, उसमें कोई नेता तय नहीं हुआ था कि इंडिया अलायंस का नेता कौन होगा। नाम मात्र के लिए कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी को नेता मानकर चला जा रहा था। जहाँ जरूरत होती थी उसकी बात मानी जाती थी और अन्यथा उसे किनारा कर दिया जाता था। अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार जीत जाती है तो इंडिया अलायंस को ममता बनर्जी के रूप में एक सर्वमान्य नेता मिल जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, डीएमके के एम करुणानिधि है, ये सभी ममता बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हैं और तब राहुल गांधी को भी इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा और एक बड़ा नेता मिल जाएगा इंडिया अलायंस को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टक्कर का होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और उसको अगर हरा देंगी ममता बनर्जी तो उससे टक्कर का ही नहीं, लोगों में उनसे ज्यादा विश्वास पैदा कर सकती हैं और 2029 में होने वाले आम सभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकती हैं और बहुत संभव है कि इंडिया अलायंस को सत्ता में भी लाने में ये सफल हो जाए, वैसे ही जैसे टीएमसी को पश्चिम बंगाल में लाने में सफल हो। लेकिन पश्चिम बंगाल में जीत और हार का असली फैसला तो 4 मई को होगा। किसी के चाहने या न चाहने का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ पैमाने ऐसे हैं जो अभी से इस ओर इशारा करते हैं कि 4 मई को जब पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम आएगा ईवीएम के खुलने के बाद, तो उसमें किसकी जीत। इन पैमानों पर अगर नजर दौड़ाएं तो सबसे बड़ा पैमाना जो इस समय माना जा रहा है वह मतदाता के बढ़े वोट प्रतिशत का है। पहले दौर के चुनाव में मतदान प्रतिशत 93% रहा और दूसरे चरण में भी बहुत संभव है कि वहां तक ही पहुंच जाए, क्योंकि 3 बजे तक ही 60% से ज्यादा का आंकड़ा यह छू चुका है। और इसी बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को दोहराते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और प्रो बीजेपी फैक्टर है जो मतदाताओं को इतनी बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर जाकर मतदान के लिए प्रेरित कर रही है। वहीं ममता बनर्जी इसे अपनी सरकार की प्रो कम्बेंसी बता रही है और बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बताते हुए मतदाताओं के बढ़े मत प्रतिशत की ओर इशारा कर रही है और अपनी पार्टी टीएमसी की जीत पक्की मान करके चल रही है। लेकिन अगर इन बढ़े हुए मतदाताओं की प्रतिशत को यथार्थ में देखने का प्रयास करें तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नाम पर 90 लाख मतदाताओं का नाम काट दिया गया है, जिनका वेटेज 12% किया है। पश्चिम बंगाल में पूर्व में भी बम्पर मतदान होते रहे हैं। 2011 से अगर बात करें तो 2021 के चुनाव तक में यह प्रतिशत 84-85% के आसपास रहा और इसमें अगर इस वेटेज 12% को जोड़ देते हैं तो यह मतदान का प्रतिशत 93-94% के आसपास चला जाता है, उससे कुछ अधिक ही चला जाता है, जितना मतदान भी नहीं हुआ है। तो इस बढ़े हुए मतदाता प्रतिशत के आधार पर चाहे बीजेपी अपने पक्ष में जाने का दावा करे, चाहे ममता बनर्जी टीएमसी के
जीत की दावा करे, यह आधार उस पर खरा नहीं उतरता है। यह अन्य कई मामलों पर निर्भर करता है। उन अन्य कई मामलों में से एक दूसरा प्रमुख मुद्दा है SIR का मुद्दा, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता गहन पुनरीक्षण। इसके तहत 90 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं और वे सभी PM मोदी के इस कारनामे से, हालांकि यह काम चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने इसे सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया, उससे बड़े लोगों की सहानुभूति ममता बनर्जी की तरफ हुई है, खासकर मुस्लिम मतदाताओं की, जिन्हें ये हर हाल में भरोसा देती आई है। तो यह TMC की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी भले ही यह कह ले कि बिहार में भी SIR होने के बावजूद बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA को अभूतपूर्व बहुमत मिला, लेकिन वहां भी अगर आप गौर करेंगे तो जहां मुस्लिम मतदाताओं का क्षेत्र था, सीमांचल वाला क्षेत्र, वहां बीजेपी एक भी सीट नहीं निकाल पाई थी और वहां यह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पक्ष में चला गया। तो SIR फैक्टर वहां भी कहीं पर काम किया था, कहीं नाम नहीं किया था। तो इसके अलग अलग कारण थे। पश्चिम बंगाल में सारे कारण TMC के पक्ष में चले जाते हैं। आमतौर पर जिनके नाम कटे उसका बीजेपी के प्रति गुस्सा होना स्वाभाविक है, और मुसलमानों में तो पहले ही से बीजेपी के प्रति नफरत का भाव है, और यह SIR उसके इस भाव को खासकर ममता बनर्जी द्वारा उकसाने के कारण और बढ़ा देता है। तो SIR के मुद्दे को अगर माना जाए उस पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, तो यह TMC के जीत के पक्ष में जाता हुआ नजर आता है। इसके बाद एक बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं का है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की प्रतिशतता 30%, उससे कुछ ज्यादा ही, और अब तक तो यह बढ़कर और ज्यादा हो गई होगी, क्योंकि मुसलमानों का प्रजनन दर हिंदुओं के प्रजनन दर से ज्यादा है। लिहाजा उसी अनुपात में मतदाताओं में मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत भी बढ़ा होगा। मुस्लिम मतदाता आमतौर पर बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं। इस बात को बीजेपी भी मानकर चलती है, और वह मुस्लिम मतदाताओं को तो अपना उम्मीदवार भी नहीं बनाती है तमाम कारणों से, और हिंदू ध्रुवीकरण की बात वह करती है। और तृणमूल कांग्रेस इस मामले में मुसलमानों के पीछे डटकर खड़ी होती है, खासकर ममता बनर्जी। तो इसका फायदा TMC को मिलता है, और इतनी बड़ा जनसंख्या और इतना बड़ा मतदाता कई चुनाव क्षेत्रों में तो सीधे सीधे प्रभावित कर देता है। तो इस लिहाज से अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी या TMC के आने की संभावना की बात करें, तो यह TMC के जीत की ओर इशारा करता है। हिंदुत्व का मुद्दा भी एक बड़ा कारण है। बीजेपी इसी ध्रुवीकरण के आधार पर पश्चिम बंगाल में अपनी जीत तय मान रहा है। आज भी जगह जगह पर शुभेंदु अधिकारी ने हिंदुत्व के मामले को लेकर हिंदुओं के वोट को एकजुट होने को अपनी जीत का आधार बताते रहे हैं, जगह जगह पर घूमते रहे हैं, इस बात को प्रचारित करते रहे हैं। आज ममता बनर्जी भी घूम रही थी, लेकिन उनकी तरफ से बीजेपी के केंद्रीय सरकार के बल प्रयोग की बातें उठाई जा रही थी। अभिषेक बनर्जी तो यहाँ तक कह गए कि इसमें बीजेपी की सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने यहाँ राफेल जैसे ही अस्त्र शस्त्र नहीं उतारे, अन्यथा जितनी ताकत थी वो सारी ताकतें उसने झोंक दी, और इसे आधार बनाकर वो अभी मुसलमानों को अपने पक्ष में कर रही है और
हिंदुओं को भी बांग्ला का मुद्दा वे उठा रहे हैं। इधर बीजेपी हिंदुत्व का और वे बांग्ला का। और हिंदुत्व के मुद्दे की बात करें तो ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं के जितने भी दुर्गा मंदिर थे उन सभी में अच्छी खासी राशि दान दी थी। तो बीजेपी हिंदुत्व को बड़े पैमाने पर अपनी छाती बांधते हुए उसे अपने पक्ष में मतदान करने को प्रेरित कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी अपने कार्यों से वो दान आदि देने के कारण हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में जाती हुई देखती हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पूरे देशव्यापी हिंदुओं के बीजेपी की तरफ जाने की सहज प्रवृत्ति का लाभ बीजेपी को मिलता है, उससे कुछ कम लाभ ममता बनर्जी को मिलेगा। भले ही उसने दुर्गा पूजा और अन्य पूजा के अवसर पर पंडालों के संचालकों को रुपये दिए थे, लेकिन कई बार दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को रोककर बजरंगबली मंदिर के दौरान प्रदर्शन को रोककर हिंदुओं को थोड़ा सा हतोत्साहित किया था। इसका नुकसान टीएमसी को उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर बात निरंतरता की जाए तो जब से 2011 के चुनाव में, जब भले ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और वाम दलों को उठाना था, उसने 227 सीटों पर जीत हासिल की थी और बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल में बनाई थी। इसके बाद 2016 के चुनाव में भी इसने 211 सीटें प्राप्त कर ली थी और 2021 में इसने 215 सीटें जीतने में सफलता प्राप्त की थी और मुख्यमंत्री बनी थी। भले ही तब वह नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी, जहां शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हराया था, लेकिन बाद में भवानीपुर से चुनाव जीतकर वे मुख्यमंत्री बनी रही थी। तो यह निरंतरता टीएमसी के पक्ष में जाती हुई नजर पाती है और यह विधायकों की संख्या के साथ साथ उनके प्रति मतदाता प्रतिशतता भी इसी प्रकार से बढ़ती चली गई है, जो इस समय 47% के आसपास पहुंच गई है। इस मामले में बीजेपी काफी पीछे नजर आती है। 2011 ईस्वी के चुनाव में तो यहाँ से एक भी बीजेपी के विधायक को जीतने में सफलता प्राप्त नहीं हुई थी और 4% मतदाताओं ने इसके पक्ष में मतदान किया। 2016 ईस्वी के चुनाव में तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उभार वहां हो चुका था, लेकिन सिर्फ 3 ही विधायक जीतने में सफल हुए थे। और 2021 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पूरी ताकत झोंक दी थी, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता वहां जा रहे थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा था। टीएमसी के कई बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, ये सब बीजेपी के पक्ष में आए थे। तब बीजेपी ने एक बड़ी छलांग लगाई थी और यह अपने विधायकों की संख्या 77 तक पहुंचाने में सफल हो गई थी और मतदाता प्रतिशत को भी 37 तक ले जाने में। लेकिन 2021 के चुनाव में भी उसने जो यह एक बड़ी छलांग लगाई थी, वह कांग्रेस और वाम दलों के बल पर लगाई थी। उसी के मतदाताओं ने इसके पक्ष में मतदान किया था और तब कांग्रेस और वाम दल दोनों शून्य पर रह गए और बीजेपी की संख्या 77 तक पहुंच गई। लेकिन वाम दल और कांग्रेस से खपा हुए सारे विधायक बीजेपी के पक्ष में नहीं चले गए। उसमें से एक बड़ा वर्ग ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी के पक्ष में भी
चले गए थे। और यह उन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ममता बनर्जी ने 2021 में यह कौशल दिखाने में सफलता प्राप्त की थी। वर्तमान समय में उस प्रकार की कोई बड़ी बात जो भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा या नरेंद्र मोदी का अपना व्यक्तित्व, टीएमसी के नेताओं का टूटकर उधर जाना, ऐसा इस बार कोई मुद्दा नहीं है जो इस मामले में टीएमसी की बीजेपी पर बढ़त दिखाती है। यानी 4 मई को इस आधार पर अगर जीत या हार तय होता है तो मामला टीएमसी के पक्ष में जाएगा, टीएमसी विजयी होगी, बीजेपी नहीं होगी। इसके अलावा और कई मुद्दे हैं। वर्तमान मुद्दे की बात करें तो 2 प्रमुख मुद्दे हैं, एक घुसपैठिए का मुद्दा और एक आरजीकर में बलात्कार का मुद्दा। बीजेपी ने आरजीकर के बलात्कार की शिकार हुई छात्रा की मां को चुनाव में टिकट भी दिया है और जगह जगह इस बात को प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन इसके कुछ समय बीत जाने के कारण या अब पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है। भले ही बीजेपी ने बीच बीच में इस मुद्दे को उभारने का कई बार प्रयास किया था, लेकिन कोई बड़ा मुद्दा यह बन नहीं पाया। हाँ, घुसपैठिया का मुद्दा जरूर वहां पश्चिम बंगाल में प्रभावी रहा है और उसी को एसआईआर के नाम पर हटाने की बात कहकर बीजेपी अपना चाल चल रही है, लेकिन इस चाल से बीजेपी को नफा नुकसान दोनों हो रहा है। नफा हिंदुत्व और पश्चिम बंगाल के मूल निवासियों का वोट का इसके प्रति एकजुट होने का है, तो नुकसान जिनके नाम कटे और मुस्लिम परिवारों के बदनामी का है और वह इस मामले में बीजेपी से छिटक कर टीएमसी की तरफ जा सकता है। तो स्थानीय और वर्तमान मुद्दे भी टीएमसी के पक्ष में ही जाते नजर आते हैं। बीजेपी के पक्ष में यह उतना प्रभावी पश्चिम बंगाल में नजर नहीं आता है और इस आधार पर अगर जीत या हार तय होता है तो 4 मई को आने वाला परिणाम टीएमसी के पक्ष में जाएगा। इसके अलावा बीजेपी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वायदे किए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, आवास योजना जैसी कई योजनाएं हैं जिसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन बीजेपी के ये घोषणा अभी वायदे के रूप में देखा जा रहा है, वहीं इसके काट में 2021 के चुनाव के बाद ही, तब तक ममता बनर्जी की कोई लोक कल्याणकारी वैसी योजनाएं नहीं चलती थी, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कई योजनाएं लागू की हैं, जिसके अंतर्गत लक्ष्मी योजना आती है। उसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह और SC/ST की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने की बात कही गई है। युवाओं को भी जो बेरोजगार हैं उन्हें 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य योजना के तहत जगह जगह चिकित्सालय की व्यवस्था की गई है और मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था आम पश्चिम बंगाल के निवासियों के लिए की गई है। किसानों के लिए भी राहत भरे कई कदम हैं। बेटियों की शादी के लिए एक मुश्त 25,000 रुपये देने की व्यवस्था जैसे कई कार्यक्रम ममता बनर्जी वहां चला रही है। ऐसे में इनके ये वायदे नहीं, ये यथार्थ हैं और बीजेपी की घोषणा एक वायदा। बिहार के चुनाव को अगर आधार बनाएं तो आपने देखा होगा कि बिहार के चुनाव में जहां मात्र 5,000 रुपये SHG समूह की महिलाओं को ऋण दिया गया था, कोई खैरात नहीं, लेकिन फिर भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उसके पक्ष में मतदान किया था।
और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने वहां जीत हासिल की थी। और यहाँ भी वही बात है, यहाँ यथार्थ की तरफ जनता जाएगी और उसका फायदा टीएमसी को मिलेगा और इस आधार पर 4 मई के परिणाम टीएमसी के पक्ष में जाएंगे। महिलाओं की बात करें तो इस मामले में बीजेपी और टीएमसी दोनों बराबर की हकदार हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए बीजेपी भी कई प्रकार की योजनाएं चलाती है, जिसके अंतर्गत उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी आदि कई कार्यक्रम हैं जो महिलाओं में खासे लोकप्रिय हैं। तो महिलाओं का वर्ग बीजेपी के तरफ इस आधार पर जा सकता है। तो ममता बनर्जी की भी ज्यादातर योजनाएं महिलाओं से ही संबंधित हैं और उसका लाभ उन्हें तत्काल मिल रहा है और इस आधार पर वे महिलाएं टीएमसी के पक्ष में भी जाएंगी। और ऐसे भी महिलाओं का बड़ा वोट, खासकर मुस्लिम महिलाओं का 100% वोट टीएमसी के ही पक्ष में जाता है और इस आधार पर भी टीएमसी का पलड़ा बीजेपी की तुलना में थोड़ा भारी नजर आता है और यह इन आधार पर तय होता है। यथार्थ तो जब 4 मई को ईवीएम खुलेंगे और उसकी गिनती होगी तभी पता चलेगा। धन्यवाद।